नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़िशा। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपको एकल अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया, गुण और दोष समझाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैं आपको व्यक्ति या एकल अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आधारभूत मान्यताएं और प्रकारों के बारे में समझा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया या प्रणाली क्या है और उसके बाद मैं आपको इसके महत्व और गुण या दोषों के बारे में समझाऊंगी। एकल अध्ययन पद्धति एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई का विस्तृत, गहन, सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता को जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वह इस प्रकार हैं। समस्या का विवरण। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या के प्रत्येक पहलू या पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत एवं वर्तमान की समस्त सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन, उसकी व्याख्या इस विधि का प्रथम चरण है। इस चरण में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले अध्ययन समस्या का चयन करना पड़ता है। इसके अंतर्गत ये तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण विषय, विशेष विषय या असाधारण विषय। दूसरा, इकाइयों के प्रकार एवं संस्था का निर्धारण करना होता है। अध्ययन के विषय के चुनाव के बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या एवं उनके प्रकारों को निश्चित किया जाता है। ये भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय में से क्या होगी और इनकी कितनी संख्या अध्ययन के दौरान ली जाएगी। तीसरा, जो मैं आपको इसी के संबंध में बता रही हूँ, समस्या के विवरण के संबंध में, विश्लेषण का क्षेत्र। इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद ये तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों या पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा चरण बताऊंगी, घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। ये भी ज्ञात किया जाता है कि उस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। जो तीसरा चरण है वह है निर्धारक कारक। व्यक्तिक अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं, और ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक, प्रमुख कारक। ये वह कारक हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उदाहरण बता रही हूँ इसका, जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान तथा निर्धनता प्रमुख कारक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी सहायक कारक। ये वह कारक है जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। इसका उदाहरण जानिए। व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का गलत व्यवहार एवं मानसिक तनाव आदि सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको
चौथा इसका प्रक्रिया का आधार चरण बताने जा रही हूँ, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। एकल अध्ययन पद्धति का ये अंतिम चरण है। इसमें तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण करना और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कारण यानी किन कारणों से वह घटना घटित हुई है उसे ज्ञात किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण, सारणीकरण किया जाता है। साथ ही समस्या के निदान और समाधान भी प्रस्तुत किए जाते हैं कि समाधान अर्थात उपचार। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की कमियों और भविष्य की संभावनाओं का भी वर्णन किया जाता है। अब हम एकल अध्ययन पद्धति के महत्व को समझेंगे। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। किसी प्रश्नावली को तैयार करने से पूर्व तथा मुख्य इंटरव्यू के संचालन से पूर्व अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी मानते हैं। इस संबंध में आपको मैं लुंडबर्ग की परिभाषा बताना चाहूँगी। उन्होंने लिखते हैं कि व्यक्तिक पद्धति स्वयं में बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, वरन वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में एक सोपान है। इस संदर्भ में गोफमैन ने भी लिखा है। वह लिखते हैं, इस विधि को समाज विज्ञान की एकमात्र गहन एवं विश्वसनीय विधि माना जा सकता है। यहाँ हम अब इसके उपयोगिता और गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। महत्व, सूक्ष्म अध्ययन। इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का सूक्ष्म गहन अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा समस्या के सामान्य तथा विशिष्ट सभी पहलुओं पक्षों का अध्ययन किया जाता है। उपकल्पनाओं का स्रोत। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ये मैं आपको उपकल्पना का जो चैप्टर है आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सामान्यीकरण किया जाता है, जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। गुडे एवं हंट लिखते हैं कि ये प्रायः सत्य होता है कि एकल अध्ययन के द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि की गहराई से बाद में वृहद स्तर पर आयोजित अध्ययनों के लिए लाभप्रद उपकल्पनाएं निकल सकेंगी। अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में प्रयोग। किसी बड़े अध्ययन को शुरू करने से पहले प्रारंभिक स्तर पर कुछ एकल इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे के अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एक विधि भी कहते हैं। महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक। एकल अध्ययन पद्धति द्वारा उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं, उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में भी सहायता मिलती है। ये महत्वपूर्ण यंत्र हैं जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार पथ। प्रदिशिका के निर्माण के पूर्व एकल अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को ये विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी और अध्ययन से संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में शामिल कर लिया है। व्यक्तिक मनोवृत्तियों की जानकारी। इसके अंतर्गत एकल अध्ययन पद्धति द्वारा व्यक्तियों के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों, धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने में बहुत मददगार होती है। सामग्री की पूर्णता। एकल अध्ययन
इस दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है वे किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती। घटनाओं की निरंतर तस्वीर। एकल अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता पाई जाती है। समय अनुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि के द्वारा खींची जा सकती है। तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। एकल अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। समूह के विशेष अध्ययन हेतु उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों में तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना आसान हो जाता है। सामान्यीकरण का आधार इसका अगला महत्व है। ये विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रस्तुत करती है। विभिन्न इकाइयों के गहन विस्तृत सूक्ष्म अध्ययन द्वारा सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें समग्र पर यूनिवर्सल पर लागू किया जा सकता है। नए अनुभवों का ज्ञान। इस संबंध में मैं आपको एक परिभाषा बताना चाहूँगी। गुडे एवं हंट का मत है कि अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है, जब प्रश्नों के अर्थों की गहराई छानबीन की जाती है। यानी अब एकल अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्तियों, विचारों, मूल्यों, विश्वासों तथा उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देती है। जीवन के प्रारंभिक कारकों का अध्ययन। एकल अध्ययन द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारक कारकों, उनका प्रभाव तथा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी भी घटना को कार्य कारण संदर्भ में देखें। दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन। एकल अध्ययन में हम व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया अथवा उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में किन किन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ा है, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का ये सबसे अधिक उपयोगी तरीका है। एकल अध्ययन पद्धति। विभिन्न विधियों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में एकल अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं साधनों, ये प्रविधियां और साधन हैं, जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन तथा पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। स्टडी ऑफ पर्सनालिटीज। व्यक्तित्वों का अध्ययन। एकल अध्ययन द्वारा व्यक्तियों के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तरों, उसके व्यवहारों, स्वभावों, क्षमताओं, चरित्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके इस विधि द्वारा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझा जाता है और ये विधि उसके व्यक्तित्व को समझने में बहुत सहायक होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। एकल अध्ययन पद्धति द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृति विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में ये विधि बहुत अधिक उपयोगी समझी जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एकल अध्ययन पद्धति की
उपयोगिता बताई, महत्व बताए, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ दोष या सीमाएं भी हैं, वो मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। एकल अध्ययन पद्धति के लाभ, गुण, उपयोग हैं, लेकिन इनके ये दोषों से मुक्त नहीं हैं। सबसे पहले अवैज्ञानिक विधि। इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं और उस निष्कर्ष को पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। साथ ही इसमें सूचना संकलित एकत्रित करने की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमापीकरण भी संभव नहीं है, इसलिए इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। दूसरा, दोषपूर्ण सामान्यीकरण। एकल अध्ययन पद्धति द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफ़ी प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरणों को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका एक कारण ये है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एकल अध्ययन पद्धति द्वारा प्राप्त सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। सीमित अध्ययन। एकल अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। एकल अध्ययन पद्धति में बहुत धन, समय लगता है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित आत्मकथा, जीवन इतिहास, पत्र, डायरी एवं साक्षात्कार आदि द्वारा सूचनाएं एकत्र करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ धन भी अधिक खर्च होता है। निदर्शन का अभाव। निदर्शन, सैम्पलिंग। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है। दोषपूर्ण रिकॉर्ड। एकल अध्ययन पद्धति में विषयों में प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण होते हैं और त्रुटिपूर्ण होते हैं, और यदि वे असावधानीपूर्वक लिखे गए हैं तो यथार्थ स्थिति के विपरीत जानकारी भी दे सकते हैं। इसलिए ये दोषपूर्ण रिकॉर्डों के आधार पर फिर निष्कर्ष निकाल लेना भी उचित नहीं है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास। जीवन इतिहास स्वरचित होता है। इसमें घटनाओं का उल्लेख भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी, क्योंकि ये स्वरचित है, उल्लेख कर देता है तथा सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास यथार्थ सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास, ये भी इसकी एक कमी है। एकल अध्ययन पद्धति में अध्ययनकर्ता को ये भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, इसीलिए उसके द्वारा एकत्र किए गए गलत तथ्य भी उसे सही लगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वह अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अधिक विश्वास कर लेता है और उनकी पुनः परीक्षा भी नहीं करता है। इससे अनुसंधान में गलत सामग्री का समावेश हो जाता है। अनुसंधानकर्ता का पक्षपात। इस विधि का एक सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें अनुसंधानकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक वह इकाइयों के संपर्क में रहता है और संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उनसे प्रभावित भी हो सकता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण गलत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त निष्कर्ष अवैज्ञानिक, पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। सामग्री की विश्वसनीयता की जांच असंभव।
इस प्रणाली का एक दोष ये भी है कि इसके द्वारा जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं उनकी विश्वसनीयता की जांच करना संपूर्ण नहीं है। कई तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती और ना ही इकाइयों की तुलना किन्हीं अन्य इकाइयों से की जा सकती है। इन कमियों के अतिरिक्त कई बार प्रलेखों, पत्रों, डायरियों और एवं जीवन इतिहास को प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है जो व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करे। इस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार के बारे में आवश्यक सामग्री का संकलन करना सरल कार्य नहीं है। थैंक यू।